हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन बिहार के तीसरे और आखिरी पार्ट को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस पार्ट में शुंग वंशीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पुष्यमित्र शुंग, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। पुष्यमित्र के शासनकाल में पाटलिपुत्र के साथ साथ विदिशा भी साम्राज्य की राजधानी थी। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा में कुमारामात्य अर्थात राज प्रतिनिधि था। पुराणों के अनुसार उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। व्याकरणाचार्य पाणिनि, योगाचार्य पतंजलि उसके शासनकाल में थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था, जिसने सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य कर दिया था। पुष्यमित्र अपने 8 पुत्रों के माध्यम से विस्तृत साम्राज्य का राज करता था। आगे है गार्गी संहिता एवं कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार यवनों को पराजित किया था। उसका पौत्र वसुमित्र सेना का प्रतिनिधित्व किया था। यवनों का सेनापति मेनांडर था। आगे है शुंग बौद्ध थे। पुण्यमित्र संहिता शुंग वंश में 10 राजा हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र में 118 वर्ष राज किया। वे इस प्रकार हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद अग्निमित्र आए, जिन्होंने 8 वर्षों तक। वसुज्येष्ठ आए, इन्होंने 7 वर्ष तक। उसके बाद वसुमित्र ने 10 वर्षों तक। फिर उदग्र या उदाक, जिन्होंने 7 या 2 वर्ष तक। छठा है पुलिंग, जिन्होंने 3 वर्ष तक। 7वां घोष, जिन्होंने भी 3 वर्ष तक शासन किया। 8वां व्रजमित्र, जिन्होंने 7 या 9 वर्ष तक शासन किया। 9वां है भागवत, जिन्होंने 32 वर्ष। और 10वां देवभूति, जिन्होंने भी 10 वर्षों तक शासन किया। अभिलेखों और मुद्राओं से प्रायः इन सभी राजाओं का अस्तित्व सिद्ध हुआ है। भागवत का उत्तराधिकारी देवभूति तब नाबालिग था, अतः भारत साम्राज्य की राज्य शक्ति पूरी तरह मंत्री वासुदेव कन्नव के हाथों में चली गई। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। वासुदेव और उसके 3 उत्तराधिकारियों भूमित्र, नारायण और सुशर्मा ने मगध में राज किया। वायु पुराण के अनुसार कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या आंध्रवासी सिंधुक द्वारा कर दी गई थी। अब है सातवाहन वंशीय शासन। शिमुक ने सातवाहन राज की स्थापना की, जो आंध्रवासी था। नानाघाट लेख में उसे राजा शिमुक सातवाहन कहा गया है। उसने बौद्ध एवं जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिमुक का अभ्युदय 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, किंतु अधिकांश विद्वानों ने सातवाहन वंश का उदयकाल 1म शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया है। कृष्ण शिमुक का छोटा भाई था। सातकर्णी प्रथम उसका पुत्र था। आगे है पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय व आंध्र भृत्य कहा गया है, किंतु इस वंश के लेखों में आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। आगे है सांची के महास्तूप के दक्षिण तोरण पर सातकर्णी नाम अंकित है। उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख में उसका विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। उसने शक नरेश
नहपान को पराजित कर शकों से उसके साम्राज्य के महत्वपूर्ण भाग छीन लिए थे। आगे है सातवाहन वंश में सिंधु, कृष्ण, शाकर्णी, पुलमावी, यत्श्री और सतकर्णी राजा हुए थे। सिंधुक द्वारा स्थापित सातवाहन साम्राज्य सातकर्णी प्रथम के काल तक आते आते चरमरा गया। सातकर्णी प्रथम के बाद इस वंश का इतिहास अंधकार से आच्छादित हो गया। अब आइए चलते हैं कुषाण वंशीय शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कनिष्क। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि विवादित है। अभ्यालेखों में उसे महाराज राजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। कनिष्क बौद्ध था। उसने अपनी राजधानी पुष्पपुत्र अर्थात पेशावर में बौद्ध स्तूप बनाकर बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा प्राप्त की थी। कनिष्क के पूर्वज भी बौद्ध थे। उन्होंने ही बौद्ध धर्म का संदेश चीन भेजा था। आगे है कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसके सातवाहन नरेश को पराभूत किया था। पाटलिपुत्र के राजा ने पराजित होने पर कनिष्क को गौतम बुद्ध के एक भिक्षा पात्र, प्रख्यात महाकवि अश्वघोष तथा एक चमत्कारी मुर्गा उपहार स्वरूप प्रदान किया था। आगे है कनिष्क ने महाक्षत्रप और उसके नीचे प्रत्येक जनपद में क्षत्रप नियुक्त किए। पाटलिपुत्र विजय के बाद कनिष्क ने खरपल्लान को महाक्षत्रप नियुक्त किया था। अश्वघोष, पार्श्व, चरक, संरक्ष, माठर, नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव आदि विद्वान कनिष्क कालीन थे। आगे है कनिष्क प्रथम के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन नामक बौद्ध विहार में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। इस बौद्ध संगति में महायान बौद्ध की व्याख्या की गई थी। इस संगति के पश्चात महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। इसके पश्चात महायान संप्रदाय की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। कनिष्क प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों के लेखों में कुछ तिथियां अंकित हैं, यथा कनिष्क प्रथम 1 से 23 वर्ष, कनिष्क द्वितीय 24 से 28 वर्ष, हुविस्क 28 से 60 वर्ष तथा वासुदेव 67 से 98 वर्ष। आगे है तिथि क्रम से भी स्पष्ट है कि उसके उत्तराधिकारियों ने उसी संवत का प्रयोग किया था। कनिष्क ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, इसलिए कुछ विद्वान विक्रम संवत 1 को उसके राज्यारोहण का वर्ष मानते हैं तो कुछ चतुर्थ बौद्ध संगति की आयोजन को। आगे है गुप्त वंशीय शासक। श्रीगुप्त ने यहाँ 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त इस वंश अर्थात गुप्त वंश के प्राथमिक नरेश था। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। वह अपने सामंतों को भी महाराजा की उपाधि प्रदान करता था। डॉक्टर के.पी. जायसवाल का अभिमत है कि उसका नाम गुप्त ही रहा होगा। श्री शब्द सम्मान के लिए लगाया गया होगा। आगे है चीनी बौद्ध यात्री इतिसंग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मगध के मृगशिखावन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर प्रबंधन के लिए उसने 24 गांव प्रदान किए थे। इतिहासकार के.पी. जायसवाल का मत है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था बल्कि भारशिवा के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। आगे है पुराणों में इस वंश के शासकों को गुप्त वंशाजा कहा गया है। फिर है घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त के निधन के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच पाटलिपुत्र का शासक हुआ। एलन के अनुसार घटोत्कच का राज पाटलिपुत्र तथा उसके निकट के क्षेत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के रुद्रपुर
ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच गुप्त को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है तथा प्रवरसेन द्वितीय के रिद्धपुर लेख में गुप्त नामादि राजाओं कहा गया है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के काल में गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी। घटोत्कच का कोई स्वतंत्र लेख प्राप्त नहीं होता है, अतः उसके राजकाल की प्रमुख घटनाओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ पाता है। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक था। गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर उसने उत्तरी भारत में विशेष ख्याति अर्जित की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राज्य कन्या कुमार देवी के साथ अपने विवाह द्वारा द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इस विवाह के कारण चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों का वैशाली का राज दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण का सूत्रपात गुप्त संवत प्रवर्तन कर दिया था। गुप्त अभिलेखों में गुप्त संवत प्राप्त हुए हैं। अल बरूनी के अनुसार गुप्त संवत शक काल 241 वर्ष उपरांत प्रारंभ होता है। फिर है समुद्रगुप्त पराक्रमांक, जो कि 335 से 375 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर आसीन हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में ही उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री तथा तरवारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। उनके राजपत्रों पर गरुड़ का राज चिन्हित अंकित रहता है। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आगे है समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहलवाने में गर्व करता था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया था और सिंहल अर्थात श्रीलंका के राजा मेघवर्मन का बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। आगे है प्रयाग प्रशस्ति धरणी वंध के अनुसार वह संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना चाहता था। सिंहासनारोहण होते ही उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना तथा चंबल तक स्थापित था। आगे है रामगुप्त, जिसका शासनकाल 375 से 380 ईस्वी तक रहा था। समुद्रगुप्त के बाद अल्पकाल के लिए रामगुप्त राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ के अनुसार रामगुप्त कायर था। शक नरेश ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करने के लिए दबाव डालने लगा। उसने इसके लिए अपनी सहमति भी शक राजा को दे दी, परंतु उसका अनुज चंद्रगुप्त द्वितीय को यह संधि अपमानजनक लगी। उसने स्त्रीवेश धरकर शक नरेश को मार डाला। बाद में रामगुप्त को भी मारकर ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। इस बात का उल्लेख काव्य मीमांसा, हर्षचरित, श्रृंगार प्रकाश, मजमलूत, तवारीख, संजन ताम्रपत्र, संगली, कामवेद था। दुर्जनपुर लेख राजावली आदि में हुआ था। रामगुप्त को जैन कहा गया है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त तथा प्रधान रानी दत्त देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा लेख संवत 61 का है। इससे ज्ञात होता है कि वह 319 से 61 अर्थात 380 ईस्वी में शासन कर रहा था।
यह अभिलेख उसने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। इससे स्पष्ट होता है कि उसका राज्याभिषेक गुप्त संवत 56 अर्थात 375 ईस्वी को हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों में नरेंद्र चंद्र, सिंह चंद्र, नरेंद्र सिंह, सिंह विक्रम, विक्रम, विक्रमांक, विक्रमादित्य, रूपाकृति तथा सहसांग उल्लेखनीय है। उसने शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इसलिए उसे शकारी अर्थात शकों का शत्रु कहा जाता था। शकों पर विजय होने पर उसने मुद्रा का चलन करवाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था। उसने तत्कालीन दशा पर विस्तृत वृत्तांत लिखे हैं और उसने शासन व्यवस्था की प्रचुर प्रशंसा की है। आगे है चंद्रगुप्त की रानियों में कुबेर नागा और ध्रुव देवी थी। उसके 2 पुत्र थे, कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त थे। गोविंद गुप्त वैशाली में उसका प्रतिनिधि शासक था। एक पुत्री प्रभावती गुप्त थी जो नागवंशी रानी कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के युवराज रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्नों में कालिदास, आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी आदि प्रमुख थे। आगे है मेहरौली अभिलेख के अनुसार उसके दिवंगत हो जाने के बाद भी उसके पराक्रम से दक्षिणी समुद्र आज भी सुवासित हो रहा है। आगे है समुद्रगुप्त महेंद्रादित्य, जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ, जो उसकी दूसरी रानी ध्रुव देवी का ज्येष्ठ पुत्र था। कुमारगुप्त का साम्राज्य उसके पिता की भांति गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का काल शांति एवं सुव्यवस्था का काल था। उसने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उत्तराधिकारी में प्राप्त साम्राज्य को पूर्णतः सुरक्षित रखा। भीतरी स्तंभ लेख से विदित होता है कि कुमारगुप्त प्रथम के जीवन के अंतिम वर्ष पुष्यमित्रों के आक्रमण से आक्रांत हो गए थे। इसलिए उसने युवराज स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों को पराजित करने के लिए भेजा था। उसने बुद्ध और पार्श्व की मूर्तियों की स्थापना की थी। वह बौद्ध था। उसने नालंदा महाविहार अर्थात विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी में था। कुमारगुप्त प्रथम के पश्चात स्कंदगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। उसका प्रारंभिक वर्ष पुष्यमित्रों तथा हुनों के साथ संघर्ष में बीता। स्कंदगुप्त विजेता होने के साथ ही कुशल प्रशासक एवं साम्राज्य निर्माता भी था। उसका साम्राज्य कई भागों में बटा था, जिसे भुक्ति अर्थात प्रांत कहा जाता था। वह बौद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक भी था। आगे है पुरुगुप्त, जिसका शासनकाल 467 से 68 रहा है। स्कंदगुप्त के पश्चात उसका भ्राता पुरुगुप्त सिंहासनासीन हुआ। भीतरी राज मुद्रा से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त प्रथम उसका पिता तथा अनंत देवी उसकी माता थी। वह बौद्ध था। उसके प्रकाश सादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के पश्चात ही गुप्त साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। पुरुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, बालादित्य गुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, महादेव गुप्त आदि गुप्त वंशीय शासक हुए। गुप्त काल में सभ्यता एवं संस्कृति के विविध आयामों में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा
संस्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण एवं विकास बाद के गुप्त वंशीय शासक करते रहे थे। आगे है मौखरी वंशीय शासक। गुप्त काल की समाप्ति के बाद मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। मौखरी वंश का उत्तराधिकारी शार्दुल वर्मन हुआ था। उसका उत्तराधिकारी अनंत वर्मन हुआ। इतिहासकारों का मत है कि मौखरी गुप्त शासकों के अधीन सामंत थे। गुप्त वंशीय शासन व्यवस्था दामोदर गुप्त, महादेव गुप्त आदि के काल में पतनोन्मुखी अवस्था में पहुंच गया था। संभवतः उस समय अनंत वर्मन ने स्थिति का लाभ लिया होगा। फिर है नालंदा से प्राप्त अभिलेख में अवंती वर्मन को महाराजा धीराज कहा गया। सुचंद वर्मन ने मगध में स्वतंत्र राज स्थापित किया। नालंदा अभिलेख में सुचंद वर्मा को अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी तथा महाराजा धीराज कहा गया है। अन्य मौखरी शासकों की जानकारी तो मिलती है, परंतु इन शासकों के विषय में ऐतिहासिक सामग्री का काफ़ी अभाव है। आगे है हर्षवर्धन के शासनकाल में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसके अभिलेखों से पता चलता है कि राज्य प्राप्ति के बाद 6 वर्ष तक उसने सेना की वर्दी पहने रखी। फिर है शशांक। संभवतः हर्ष के प्रतिनिधि के रूप में सामंत रहा होगा। उसका केंद्र रोहतास के समीप वारुणिका अर्थात देवबर्णाक में रहा प्रतीत होता है। वहाँ की चट्टानों पर उसकी मुद्रा ढालने का सांचा बना है, जिसमें श्री महासामंत शशांक देव का अभिलेख है। शशांक के बाद संभवतः सारा बिहार हर्ष के अधिकार में चला गया। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था तथा मंडी प्रधानमंत्री था। ह्वेनसांग के अनुसार शशांक ने बौद्ध धर्म पर बड़े अत्याचार किए। बोधि वृक्ष उसने कटवा दिए और पटना स्थित बौद्ध चिन्हों को गंगा में फेंकने का प्रयास किया था। हर्ष ने माधवगुप्त को शासक नियुक्त किया था। माधवगुप्त के बाद आदित्य सेन राजा हुआ। आदित्य सेन और देवगुप्त के समय नालंदा महाविहार और अन्य विहार उन्नत अवस्था में थी। अब आइए चलते हैं इसके स्वमूल्यांकन पर। तो इसका पहला प्रश्न है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख है। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी जगह अर्थात महाभारत में, पुराण में और बौद्ध ग्रंथ में। आगे है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। तो इसका उत्तर भी डी है, अर्थात भागवत पुराण में, महाभारत में और बौद्ध ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव अर्थात जनपद का अधिपति था। तो इसका उत्तर है 80,000। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भूमि भाग कर लेता था। तो इसका उत्तर है डी, 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था। तो इसका उत्तर है ए, अस्थाई सेना बना रखी थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तो इसका उत्तर है ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है। तो इसका उत्तर है ए, निर्यावली सूत्र में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 16 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ। तो इसका उत्तर है सी, 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो इसका उत्तर है सी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था। तो इसका उत्तर है बी, नागदशक। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई।
तो इसका उत्तर है ए शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो इसका उत्तर है सी कालाशोक। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो इसका उत्तर है डी महापद्म नंद। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो इसका उत्तर है ए धनानंद। अगला प्रश्न है मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? तो इसका उत्तर है बी मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर अर्थात पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो इसका उत्तर है बी महापद्मनंद। अगला प्रश्न है किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इसका उत्तर है सी 5 भागों में। अगला प्रश्न है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है बी इंडिका में। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो इसका उत्तर है डी अप्रयोग सभी का अर्थात कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का और न्यायपालिका का। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का संयोग रहता था? तो इसका उत्तर है सी 6। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इसका उत्तर है डी 12 से 20। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागों बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है सी तीर्थ। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों अर्थात विभागों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है डी 18। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो इसका उत्तर है ए 2 भागों में। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इसका उत्तर है सी 7। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर है ए पन। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है? तो इसका उत्तर है ए भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका उत्तर है डियानीसियस। आगे है ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है ए अशोक दशरथ। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो इसका उत्तर है बी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो इसका उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो इसका उत्तर है बी 320 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है किस शासक से सिंहल अर्थात श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका उत्तर है सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? तो इसका उत्तर है सी गुप्त। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था?
तो इसका उत्तर है सी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई, तो इसका उत्तर है सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, तो इसका उत्तर है डी 3 वर्ष। अगला प्रश्न है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था, तो इसका उत्तर है सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, तो इसका उत्तर है सी फाहियान। अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका उत्तर है सी नालंदा। अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इतिसंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था, तो इसका उत्तर है ए नालंदा। अगला प्रश्न है महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, तो इसका उत्तर है सी शशांक। अगला प्रश्न है गुप्त वंशीय शासक किस धर्म को मानने वाले थे, तो इसका उत्तर है बी बौद्ध। अगला प्रश्न है मगध के किस प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो इसका उत्तर है ए जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ, तो इसका उत्तर है डी मौखरी वंश। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।